कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? बजट में क्या है? तो देखा आपने दोस्तों, ये हमारी महिला वित्त मंत्री सीतारमण, ये महिला है, इनको बजट के बारे में नहीं पता। हम हाउसवाइफ अपना घर का बजट कैसे बनाते हैं बताओ। एक महिला होके भी ये नहीं समझ रही हैं कि हाँ, मिडिल क्लास को भी बजट की जरूरत है। मिडिल क्लास के लिए इन्होंने क्या किया है? जब ये सवाल इनसे पूछा गया तो इनका मुंह कैसे आरा तिरछा होने लगा, देखा आपने। ये है मिडिल क्लास की औकात, कुछ भी नहीं। इनकी नजरों के में मिडिल क्लास कुछ है ही नहीं। मिडिल क्लास के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए राघव चड्ढा जी का विचार देखते हैं। उन्होंने सांसद में मिडिल क्लास के लिए और बाकी आम और भी जनता के लिए उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है, क्या क्या उन्होंने बताया है कि होना चाहिए। उनकी राय देखते हैं, उनकी बातें देखते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए सुनते हैं राघव चड्ढा जी को, फिर आगे बात करते हैं। सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज। इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। Sir, third problem that was there with the budget is that there was no relief for the middle class. So after a very long time in India's history, the personal income tax collection was more than the corporate income tax collection. यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़। यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है, आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। सर, fourth problem in this budget that I found was the budgetary allocation to health, which is low and which certainly needs a relook. सर, आज हमने अपने टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 2% हेल्थ को एलोकेट किया है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बताती है सर, और सरकार का ये अपना ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, दैट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ शुड बी 2.5% ऑफ जीडीपी। आज हम 2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम अपने लक्ष्य से कोसों मील दूर हैं। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं, और इसके चलते आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की, ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। सर, द रियलिटी इज दैट कोविड मेड अस रियलाइज एंड इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई वांट टू आस्क द हाउस टुडे, आर वी प्रिपेयर्ड, गॉड फॉरबिड, इफ देयर वर टू बी अनदर पैंडेमिक और अनदर बिग sort of raging pandemic in this country, and the answer to that is no। और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल
अस्पताल में इलाज करना पड़े तो आपको लोन लेना पड़ता है, अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, वन नेशन वन टैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, वैसे ही वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। सर, ये है एक पढ़े लिखे नेता की पहचान। इन्होंने कितने अच्छे से हर चीज को समझाया। मुझे तो पर्सनली राघव चड्ढा जी बहुत अच्छे लगते हैं, इनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट में बताइएगा। और ये हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री हो सकते हैं या नहीं, आप लोगों की राय में? मेरी राय में तो बिल्कुल 100% हो सकते हैं। आप लोगों की राय में क्या है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को कैसे लगते हैं ये, इनकी विचार कैसी लगती है, तो ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।